दोस्तों नमस्कार। आज मैं फिर उन विश्लेषण को लेकर के, उन समाचार के विश्लेषण को लेकर आपके बीच में आया हूं जो पूरे हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि उसकी पड़ोसी राज्यों में भी उस आग का धुआं फैल रहा है। और ऐसी आग लगी है जो जल्दी बुझने वाली नहीं है, क्योंकि इसके पीछे जो एक वजह है वो सत्ता का नशा है। और जब सत्ता का नशा परवान चढ़ जाता है तो हर्ष ऐसे ही होते हैं। आइए डिटेल में हम जानते हैं। उसके पहले आपसे सीधे तौर पर आपसे हम वही गुजारिश, वही निवेदन करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा आपके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें बांटते रहें। अब सीधे आते हैं मेन एजेंडा की तरफ। दोस्तों, पिछले काफ़ी लंबे समय से हमारे पड़ोसी राज्य बांग्लादेश के हालात काफ़ी ख़राब हो रहे थे, लेकिन 4 अगस्त को ये हालात बिल्कुल गंभीर अवस्था में आ गए। लंबे समय की जद्दोजहद, लंबे समय का सत्ता का नशा और अति आत्मविश्वास योगी जी वाला, ऐसे हालात पैदा कर दिया कि जिसने 1.5 दशक तक सत्ता के बीच में रह करके पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को दिखाया है कि एक महिला अकेले 1.5 दशक तक उस राष्ट्र का नेतृत्व कर सकती है, उस सत्ता का नेतृत्व कर सकती है। एक चुटकी में उसको अपने देश को छोड़ करके हिंडन गाजियाबाद के एयरपोर्ट पे आना पड़ गया। ये सत्ता की चकाचौंध को समझने वालों को भी समझ लेना चाहिए। हालात 4 अगस्त को बहुत गंभीर हुए। 5 अगस्त को बांग्लादेश की राष्ट्रपति शेख हसीना ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और भारतीय सुरक्षा में एयरक्राफ्ट से सीधे गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के हिंडन एयरपोर्ट पे आई। और उसके बाद भारतीय सुरक्षा में वो फिलहाल अभी किसी सुरक्षित स्थान पर है। सवाल, शेख हसीना सुरक्षित आ गई क्यों? क्योंकि भारत और बांग्लादेश के संबंध कई दशकों के अटूट संबंध हैं। और यही वजह है कि आज पूरा विश्व अगर शेख हसीना का साथ नहीं दे रहा था तो भारत ने दिया, क्योंकि भारत बांग्लादेश का संबंध उनके पिता मुजीब रहमान के वक्त से बहुत बेहतर रहा है, बहुत विश्वास का संबंध रहा है। बीच में जब सत्ता में शेख हसीना नहीं रही और जिया रहीं, तो उस समय कुछ हालात और गतिविधियां भारत के खिलाफ जरूर हुई, लेकिन काफ़ी लंबे समय से भारत और बांग्लादेश के बीच में अच्छे संबंध रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि इतना लंबा वक्त अपने देश में बिताने के बाद ऐसे क्या हालात आ गए कि आज से बांग्लादेश नहीं बल्कि आसपास के सारे पड़ोसी राज्यों के लिए एक खतरा मंडरा रहा है। सिर्फ ये शांति का मसला नहीं है, पूरे बांग्लादेश के अंदर अराजकता का माहौल है, उपद्रवियों का माहौल है। सिर्फ बांग्लादेश वासी ही नहीं बल्कि हमारे हजारों हजार हिंदुओं की सिर्फ आत्मसम्मान नहीं बल्कि उनकी जिंदगी सांसत में पड़ी हुई है। वक्त पता नहीं कितने मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं पे वार किया जा रहा है और बांग्लादेश का माहौल पूरी अराजकता की भेंट चढ़ा हुआ है। ये हालात पैदा क्यों हुए, इस पर हम चर्चा जरूर बाद में करेंगे, लेकिन आज के हालात जो हैं वहाँ पे सत्ता नाम की, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर ना ही मिलिट्री, ना ही आर्मी, ना ही कोई ऐसा संगठन जो पूरे देश के अंदर उस सत्ता के जो उपद्रवी हैं या जो संघर्ष कर रहे हैं अपनी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए, अपनी तमाम मांगों के लिए, जिनको आतंकवादी बना दिया गया था, उनको कंट्रोल कर सकें या उनसे बातचीत का रास्ता निकाल सकें। फिलहाल तो अभी तक ऐसा कुछ नजर नहीं आया। नजर आएगा भी कैसे? शेख हसीना ने इतने लंबे वक्त तक, एक्चुअली इसकी शुरुआत उस समय हो चुकी थी
जब बांग्लादेश में चुनाव हो रहा था और सारी ऑल अपोजिशन पार्टीज ने चुनाव का बहिष्कार किया था। कहते हैं ना, सत्ता का नशा बहुत ही विकट स्थिति ला देता है। मैडम ने चुनाव फिर भी लड़ा, बहुमत मिलना ही था, और उस बहुमत के नशे में उन्होंने और तमाम ऐसे फैसले ले लिए जो देश और राष्ट्र के हित में नहीं थे, यहां तक कि वहां के आम जनमानस के हित में नहीं थे। लगातार ऐसी खबरें आती रहीं कि जिन लोगों ने शेख हसीना के खिलाफ आवाज उठाई उनको कुचल दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया। 10,000 से ज्यादा लोग लापता हैं, उनका कोई पता नहीं। सरकार ने साफ कह दिया कि हमें इस बारे में कुछ नहीं पता। 10,000 से ज्यादा। तमाम आंदोलन चालू हो गए, उन आंदोलन को कुचलने की कोशिश की गई। राजगार से उन छात्रों को, उन नवयुवकों को आतंकवादी बना दिया गया कि ये आतंकवादी हैं, ये राष्ट्रद्रोही हैं जो बांग्लादेश के अंदर इस तरह का एजिटेशन कर रहे हैं। आप सोचिए, वो जो वहां पे जेड आंदोलन चला, जनरेशन नेक्स्ट, उसका मतलब था जनरेशन नेक्स्ट, जो भावी पीढ़ी का वो आंदोलन था। जिन छात्रों के पास ना रोजगार था, ना कोई टेक्निकल उनके पास क्वालिफिकेशन थी, ना पैसा था, सरकार सो रही थी और सरकार उनको कुछ देने की स्थिति में नहीं थी। एक तरह से कहें वो अनपढ़ थे, पढ़े लिखे भी नहीं थे कि उनको बहुत कुछ मिल सके। उनकी जिंदगी के अंदर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और सरकार राजगार से उनको आतंकवादी बना रही थी। आप समझ सकते हैं, जब सत्ता परिवर्तन होता है, सत्ता पलटती है, तो उसके पीछे एक कारण नहीं होता है। यहां कुछ मजबूरियां नहीं थी, यहां सत्ता का नशे में चूर ये शासक लोगों की आवाजों को कुचल रहे थे। और हालात ऐसे आए कि 5 तारीख को मैडम शेख हसीना को इस्तीफा देकर के देश को भागना पड़ा और देश से भाग करके वो अपनी आप तो सुरक्षित हो गई। ऐसी खबरें हैं कि शायद आने वाले 48 घंटे के अंदर शेख हसीना जो पूर्व राष्ट्रपति थी बांग्लादेश की, वो शायद यूरोप कंट्री में जा सकती हैं। लेकिन फिर भी एक इंटरनल खबर है कि इसका फैसला शेख हसीना ही करेंगी कि उनको कहां जाना है। अब सोचिए, पूरा बांग्लादेश अशांति से गुजर रहा है, अराजकता से गुजर रहा है, खून खराबों से गुजर, हजारों लोग मारे जा चुके हैं, कितने छात्र, कितने सैनिक, कितने पुलिस वाले, लेकिन कंट्रोल नहीं है। ऐसे हालात में इमीडिएट आज हिंदुस्तान के अंदर भारतीय राजनीतिज्ञों के साथ, राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ और जो भी सरकार के तमाम बड़े नुमाइंदे, विपक्षी नेताओं के साथ एक आपात बैठक बुलाई गई और बांग्लादेश के मुद्दे पर गहन चर्चा की गई कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मसले पर कैसे हालात से निपटा जाए या हिंदुस्तान का स्टैंड क्या होगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वो ऐसे नहीं है। यहां तमाम राजनीतिकों के बीच में तमाम मतभेद हों, लेकिन मनभेद नहीं होते। कि मनभेद ना होना ही आज हिंदुस्तान को विश्व के अंदर उस स्थिति पर लाके खड़ा किया है कि जहां जब राष्ट्र की बात आती है तो सारे नेता, सारी पार्टियां एक छत के नीचे आके खड़े होते हैं। आज यही हुआ। क्या राहुल गांधी, क्या नरेंद्र मोदी या क्या विपक्षी नेता, सभी बांग्लादेश के मुद्दे पर, राष्ट्र की सुरक्षा के मुद्दे पर, तिरंगे की रक्षा के लिए कसम खा के बैठे थे कि जब भी ऐसे हालात होंगे हम सब एक हैं, हर पार्टियां एक हैं, राष्ट्र की सुरक्षा, राष्ट्र के सम्मान से बढ़कर कुछ नहीं है। और वही सब ने मिलकर किया और सरकार को ये विश्वास दिलाया कि जहां तक बांग्लादेश की बात है, जहां तक राष्ट्र की सुरक्षा की बात है, सारे ऑल अपोजिशन पार्टीज इंक्लूडिंग भारतीय जनता पार्टी सब एक साथ हैं और जो भी सामूहिक निर्णय होगा देश की सुरक्षा को लेकर सब उनके साथ है। ये बहुत बड़ी खबर थी अपने आप में। रोज पार्लियामेंट में कितनी बहस होती रही हो, कितनी तीखी बहस होती हो, लेकिन जब राष्ट्र की सुरक्षा का मामला आता है तो सारे लोग एक साथ एक छत के नीचे आके खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, बस वक्त इस बात का है कि इस पूरे हालात के अंदर अगर देखें तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं वक्त की नजाकत को समझने में कुछ तो हमसे भूल हो गई। बांग्लादेश जल रहा था,
उसकी आहट तो हमें थी। थोड़ा सा जो हमारा मैनेजमेंट था उसको परखने में शायद चूक गया। आज शेख हसीना हिंदुस्तान में बैठी हैं और ये भारत के गले की हड्डी बन चुकी हैं। अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया। सारे राष्ट्रों की नजर है कि शेख हसीना हिंदुस्तानी क्यों गई। अब इसका एक मकसद मतलब और निकल सकता है। जो बांग्लादेश के लोग हैं, जो उनके पीछे पड़े हुए थे, उनसे आक्रोशित थे, उन्होंने देखा कि शरणस्थली बन गई है हिंदुस्तान शेख हसीना के लिए, तो कहीं ना कहीं उनके जहन में, उनके दिमाग में कहीं भारत के लिए एक नकारात्मक विचार ना आए। इस पर भी जो हमारे रणनीतिकार हैं वो गहन चिंतन कर रहे हैं कि इस पूरे मामले को कैसे टैकल किया जाए। क्योंकि एक बात तय है, किसी भी राष्ट्र का संबंध, किसी का राष्ट्र को कार्य, वो किसी राष्ट्र के पर्टिकुलर नेता के थ्रू नहीं होता है, राष्ट्राध्यक्ष के थ्रू नहीं होता है। वो संबंध हमारा उस राष्ट्र से होता है, उस देश से होता है। कोई भी प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, संबंध खत्म नहीं होते, हमारे समझौते खत्म नहीं होते। कि कल इंदिरा गांधी थी, आज नरेंद्र मोदी आ गए, तो अगर हमारे रशिया से कोई संबंध रहेंगे तो खत्म हुए, नहीं जी अब नए लोग आ गए, ऐसा नहीं होता है। तो सवाल इस बात का है, ये रणनीतिकार इस पर विचार कर रहे हैं कि संबंध उस देश से था, बांग्लादेश से था, चाहे वो शेख हसीना हो या XYZ कोई भी हो। इस रणनीति के तहत बांग्लादेश से शायद बातचीत का कोई दायरा हो और इन बिटवीन वहां के राष्ट्रपति ने तेज तर्रार पूर्व प्रधानमंत्री मैडम खालिदा जिया को रिहा कर दिया। यह खबर भारत के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है, लेकिन हालात कुछ भी हों, ये वही खालिदा जिया हैं जब आसाम के अंदर उग्रवादियों ने अपने सर उठाए थे तो उसके पीछे मैडम का हाथ था। लेकिन हिंदुस्तान हर उस, चाहे वो पड़ोसी राज्य हो या दूसरा कोई राज्य हो, उसके मंसूबों को, उनकी कुत्सित मानसिकता को कुचलना जानता है। अगर ऐसा हुआ तो कुचला जाएगा। इन चीजों के बीच में जब हम ये देखते हैं कि 15 सालों का इतिहास, ऐसा नहीं है कि खाला ये शेख हसीना ने बांग्लादेश में कुछ किया नहीं। बांग्लादेश को तरक्की को चरम सीमा पे लेके गई हैं, विकास के तमाम रास्ते खोले गए और बांग्लादेश ने काफी तरक्की करी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। लेकिन तरक्की तो एक दशक के अंदर हो गई, जो पिछला इनका वक्त था 5 साल का, उसमें नशे का जो सत्ता का नशा था शायद वो कुछ ज्यादा ही चढ़ गया। डिक्टेटरशिप होना, एक हिटलरशाही होना आपको पतन के रास्ते पे लेके जाता है और आज उनको हिंडन के रास्ते ले आया। ये हिटलरशाही का ही नतीजा है, वरना मैडम शेख हसीना में ऐसी कोई गलती नहीं थी कि उनको इन हालातों पर, इन मजबूरियों के तहत देश छोड़ के भागना पड़ता। इसका कितना बुरा असर पड़ेगा बांग्लादेश की राजनीति में, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन आने वाला वक्त भारतीय रिश्तों के माध्यम से बांग्लादेश के तमाम रिश्तों के लिए कैसा वक्त रहेगा, कह पाना बहुत मुश्किल है। अब देखिए, यहां पर हम एक बात और कहेंगे कि जो हालात बांग्लादेश में हैं, वहां के संस्थापक यानी कि शेख हसीना के पिताजी मुजीब रहमान, जिनको लोग पूछते थे, आज उनकी मूर्तियों, जो सैकड़ों मूर्तियां उनकी लगाई गई हैं, तमाम हर योजना मुजीब रहमान के नाम से होती थी। लोग भी थोड़ा सा डिप्रेस हो गए थे, क्या है, क्या इस बांग्लादेश के अंदर मुजीब रहमान के कुछ है ही नहीं है, सरकार की हर योजना उनके साथ, उनके नाम के आगे। तो कहीं ना कहीं लोगों के अंदर ये एक टेंशन था दिमाग में कि ऐसा क्या है, ठीक है हो गया, इतनी मूर्तियां, इतनी पूजा, हर योजना उनके नाम, क्यों उनकी बेटी अगर राष्ट्राध्यक्ष है तो अपने पिता के नाम पे चलाएगी। तो फिर देश के अंदर लोग उससे अलग कुछ सोच नहीं पा रहे थे। और हालात क्या हुए, आज गुस्सा शेख हसीना तो भाग गई, उनके पिता की मूर्ति पर उतर रहा है। देखिए, जब मूर्तियों की बात आती है तो यहां पे एक बात हम कहना चाहेंगे, बहुत गहन चिंतन का विषय है, क्योंकि हम चाहते हैं कि जब हम कोई विश्लेषण करें तो उससे जुड़ी कुछ चीजें हैं जो आप तक पहुंचाना बहुत जरूरी होता है। देखिए, इस्लाम के अंदर ये कहा जाता है कि मूर्ति की पूजा
उनको नागवार गुजरती है, नकारात्मक सोच का परिणाम होती है। अब हुआ क्या है, बांग्लादेश में भी मूर्ति की पूजा कराई गई, मूर्ति बनाई गई। और ऐसा ही एक हर्ष अगर आपको याद हो कि एक और इस्लामिक कंट्री इराक में हुआ था, सद्दाम हुसैन वहाँ के कई दशकों तक राष्ट्रपति थे और बाद में उस सत्ता के नशे में ऐसा चूर हुए कि उन्होंने अपनी ही सैकड़ों मूर्तियाँ बना डाली। वक्त को पहचानिए, वक्त की नजाकत को पहचानिए। हर्ष एक दिन ऐसा आया कि लोगों ने चेन से घसीट घसीट के उस मूर्तियों को तोड़ा और सद्दाम हुसैन को फांसी पर चढ़ा दिया गया। और आज बांग्लादेश भी उसी तिराहे पे खड़ा है, मूर्तियों को तोड़ के, उनको चप्पलों की माला और तोड़ तोड़ के लात और जूतों से तोड़ा जा रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि धर्म से जब जब समझौता होता है या धर्म को इग्नोर किया जाता है, कि धर्म कोई भी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, अगर धर्म के साथ खिलवाड़ होता है तो उसका हर्ष भी बुरा होता है। ऐसा माना जाता है कि कुरान में ये लिखा हुआ है कि मूर्ति की पूजा नहीं हो सकती, मूर्ति की स्थापना किसी की, क्योंकि वहां पे सिर्फ अल्लाह को ही सब कुछ स्थान दिया गया है, उसके अलावा कहीं कुछ नहीं। तो जिन जिन राष्ट्रों में ऐसा होता है उसका परिणाम भी बुरा होता है। और वही इराक में हुआ, आज वही बांग्लादेश में हो रहा है। सत्ता का नशा। अब देखिए, इस पर हम एक बात और कहना चाहेंगे कि ये जो पूरा इंसिडेंट है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि शेख हसीना की गलत नीतियां, सत्ता का नशा और हालातों को सही ढंग से ना परख पाना, उसका ये अंजाम है। लेकिन इसके पीछे एक और चीज हो सकती है। मैंने कहा था कि जब विश्लेषण है तो हर एंगल पर हमें विचार करना पड़ेगा। एक बहुत ऐसा नहीं कि बांग्लादेश ने विकास नहीं किया, बहुत विकास, बहुत डेवलपमेंट किया है। हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में लगभग 1 लाख करोड़ का कारोबार था, 1 लाख करोड़। ऐसी खबर है कि अमेरिका भी चाहता था कि वो बांग्लादेश से कुछ कारोबारी संबंध बनाए। चाइना, जिसका काम ही है, जो आस्तीन का सांप है, वो इसी ताक में ही बैठा रहता है कि कहां हम ऐसी निगेटिव एक्टिविटीज फैलाएं जिससे मेरा फायदा हो, या मेरा फायदा ना हो तो दूसरे का नुकसान हो जाए। तो हम खाएंगे नहीं तो खाने तो नहीं देंगे। आज दक्षिण एशिया में उसने अपनी जाल फैलाने की कोशिश की है। नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, पाकिस्तान तो उसके तलवे चाटते ही है। इन सारी कंट्रियों को कहीं ना कहीं अपने जाल में फंसा रहा है। बांग्लादेश में भी आज देखिए क्या हालात है। इनके पीछे कौन है नहीं कहा जा सकता सीधे तौर पर, लेकिन हालात कुछ ऐसे हैं। चाइना कोई कारोबार नहीं कर पाया, अमेरिका को कारोबार उतना ही मिला। 1 करोड़ का कारोबार हिंदुस्तान और बांग्लादेश के बीच में हुआ। जैसे ही ये हालात पैदा हुए, शेख हसीना इस्तीफा दिया, इमीडिएट अमेरिका ने उनका वीजा कैंसिल कर दिया। क्यों? आखिर एका पेट में दर्द अमेरिका को क्यों हुआ? बहुत साफ है, अगर उसके कारोबारी संबंध होते तो अभी रुकता। मौका ताड़ के उसने तुरंत चाल चल दी। हो सकता है इसके पीछे एक, ये तो फैक्ट है कि आईएसआई का हाथ है इसके अंदर, लेकिन इन शक्तियों का भी हाथ इसके पीछे ना हो, ऐसा शायद हो नहीं सकता। कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन जो रणनीतिकार हैं मानते हैं कि इसमें चाइना और अमेरिका भी का बैकहैंड हो सकता है। इतने हालात बेकाबू होना, इतना आक्रोशित होना, उन बच्चों को बरगलाना और देश के ऐसे हालात पैदा करना जिससे कि शेख हसीना को भागना पड़ा, मैं समझता हूं कि ये हालात पैदा हो सकते हैं। और जहां इतना अच्छा कारोबार होगा वहां पे दूसरे के पेट में दर्द होना लाजमी है। देखिए, ये इस इंसिडेंट से एक लेसन, 2 लेसन बहुत खास मिलते हैं। पहला कि कोई भी सत्ताधारी दल हो या कोई भी सत्ता में बैठा हो राष्ट्राध्यक्ष हो, उसको इस बात को याद रखना चाहिए कि जनता जनार्दन है और जनता के मुद्दों को, जनता की योजनाओं को, जनता के भले को जिसने इग्नोर किया, याद रखिए जनता ऐसे ही घुस घुस के मारती है। इसलिए जनता की भावनाओं को समझना चाहिए, जनता के मुद्दों को समझना चाहिए, जनता से गलत प्रॉमिस नहीं करना चाहिए, और जनता जनार्दन है, उनकी हर चीजों का ख्याल रखना सरकार का
काम है, सत्ताधारी दल का काम है। दूसरी बात कि राष्ट्र कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, धर्म के साथ जब जब खिलवाड़ होता है उसका हर्ष बुरा होता है। आज देखिए, धर्म को कुचलने की कोशिश की गई बांग्लादेश और इराक में, हर्ष क्या हुआ? और जहां धर्म की पूजा होती है वो देश हमेशा तरक्की करता है। इसलिए धर्म की भावनाओं को इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा? अपने कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें हमेशा की तरह देते रहें। मैं हूं सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में आऊंगा। नमस्कार।